हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी का जो आपका पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है ना, जो मैंने अभी तक आपको कंप्लीट नहीं करवाया है। क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, और अपने स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। इनके अंदर जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, पुराने टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो सारे के सारे अपने सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने की ट्राई करेंगे, है ना। जैसे मतलब पहले अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के पुराने वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें कोई नया ऐड हुआ नहीं था, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में और कुछ भी डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास आ जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद अपने पास आएगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर या आप कह दो ईएमटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो वहां जो पुराने अपने पास टॉपिक्स थे वो डिस्कस करेंगे सारे, उसके बाद उसमें जो नए टॉपिक थे वो डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में अपने थर्मोस्टेट्स, जिसको हम शॉर्ट में थर्मोस्टेट्स बोलते हैं ना, तो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये अपने पुराने वाला टॉपिक, और उसके बाद जो नए वाले टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना, वन बाय वन अपने डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये तीनों टॉपिक्स तुम्हें एक ही वीडियो में डिस्कस मिल जाए, हो सकता है ये अलग अलग डिस्कस मिले, है ना। डिपेंड करता है वीडियो की जो साइज है वो क्या होती है। 1 घंटे से कम का वीडियो मैं डालता नहीं हूँ। अगर दोनों वीडियो में से मतलब मान लो एक पार्ट है वो 1 घंटे का हो गया, और बाकी दो दो पार्ट जो है वो 30-30 मिनट के हो गए, तो दो वीडियो डाल देंगे, है ना। 1 घंटे का डाल सकते हैं, इससे ज्यादा का, इससे कम का नहीं डालता मैं, है ना। तो वो टुकड़े टुकड़ों में बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। और इसके अलावा ये बात, इसके अलावा तो क्या था, इसके अलावा तो बस यही बात है कि इनमें बहुत ज्यादा कोई कंटेंट है नहीं। मैथमेटिकल फिजिक्स जो है वो बहुत बड़ा था, ठीक है, इसलिए मुझे उसको कंप्लीट करने में 1 घंटे 40 मिनट और 40 स्लाइड के लगभग लगी थी। उतने के अंदर ये पूरे हो जाएंगे तीनों के तीनों, ठीक है। यहाँ एक खास बात ये है कि जो अपने थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करेंगे और ईएमटी करेंगे, वहां तो फॉर्मूलों से सीधे के सीधे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो अपने स्लाइड्स आपको यहाँ आपके पीछे दिखेगी, तो वरना उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एमएससी वाले पोर्शन में दिखेंगे, है ना। क्योंकि अब एमएससी का पार्ट क्या कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया, मतलब बीएससी की तुलना में छोटा है। फिर भी इसे 33 क्वेश्चन आते हैं, और उससे मान लेते हैं 55 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ टाइम कम लगता है एमएससी वाले क्वेश्चन में, और मार्क्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा एमएससी वाला पार्ट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं बिना और कोई बातें किए, ठीक है। सारा कंटेंट वगैरह सब ढंग से काम चल रहा है, बढ़िया तरीके से हम करवाने की ट्राई कर रहे हैं। इनकी पीडीएफ वगैरह जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया, आपको लिंक जो है इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। आपकी और सारी तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनके एग्जाम में ये टॉपिक आने चाहिए, चाहे वो एचपीसी का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीजीटी कर रहा हो, चाहे वो झारखंड पीजीटी कर रहा हो, अगर ये टॉपिक जहाँ आते हैं ना, तो अपना जो क्रैश कोर्स है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और जो अपने एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कंटेंट बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि जो सीयूईटी का एग्जाम होता है, ठीक है, सीयूसीईटी का होता है, और इसी प्रकार आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी जो एग्जाम करवाती है, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कराती है, वहां आपके ये टॉपिक्स जो है वो बहुत वैल्यू रखते हैं। एमएससी वाले नहीं, बीएससी वाले, तो क्रैश कोर्स उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, ठीक है। अपने स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं अपने क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप थोड़ा सा सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। अपने पास क्या क्या है, कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, लैग्रांजियन है, हैमिल्टनियन फॉर्मूलेशन है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉइजन ब्रैकेट है, पॉइजन थ्योरम है, हैमिल्टनियन प्रिंसिपल है, और जैकोबी इक्वेशन है। इतना सिलेबस अपने पास क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए अवेलेबल है, ओके। इसमें जो पहला टॉपिक है अपने पास वो देखो, पहला टॉपिक है अपने पास क्या, कंस्ट्रेंट, ठीक है। सिंपल सी बात, कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट का अर्थ क्या होता है, कंस्ट्रेंट का अर्थ है बाउंडेशन, ठीक है। कि मान लो तुम्हारे पास सिंपली तुम कोई भी काम कर रहे हो, वहां तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसके साथ साथ इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि मतलब मान लो कि तुम्हें बोल दिया गया कि तुम्हारा एक पार्टिकल जो है वो एक्स इजिकल टू वाई पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कौन से कैंडिडेट चेंज हो सकते हैं, आप तो एक तो तुम्हारा एक्स चेंज हो सकता है, एक तुम्हारा क्या चेंज हो सकता है, वाई चेंज हो सकता है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो वैसे वो कितनी हो जाती, दो हो जाती, पर यहाँ तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक ये क्या आ गया, कंस्ट्रेंट आ गया। कंस्ट्रेंट का अर्थ क्या होता है, बाउंडेशन।
शर्त उस पर तुमने क्या कर दी, लगा दी कि एक्स की वैल्यू तो जो भी, ध्यान रखना वाई भी इसी के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा। तो ये जो चीजें जो बाउंड्री से लगा देती है वो कंस्ट्रेंट कहलाती है। जितने ज्यादा कंस्ट्रेंट होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी क्या होती जाएगी, रिड्यूस्ड होती जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए थी, दो होनी चाहिए थी, एक और एक दो। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होनी चाहिए थी, है ना, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए थी। इनके बिहाफ पे तुम बाकी चीजें करते, अंडरस्टैंडिंग तुमको बाकी चीजों की आती। ठीक है, लेकिन यहाँ एक क्या आ गया, कंस्टेंट आ गया, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी जाएगी, 2 माइनस का 1 इजिकल टू 1। तो ये वैल्यू होती है कंस्टेंट की कि वो आपको क्या करता है, कम कर देता है। किसको कम कर देता है, पहली बात डिग्री ऑफ फ्रीडम को। और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पुराना तरीका है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना वो क्लासिकल मैकेनिक्स का पुराना तरीका है। ठीक है, नया तरीके में डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या बोलते हैं, जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स लैग्रांजियन हैमिल्टनियन वाली जाते हो, वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम को बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अभी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए सिस्टम, है ना। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपको मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट मैं दूं कि आप उस सिस्टम को डिफाइन कर दो, कितना मिनिमम टू मिनिमम, वो वो कोऑर्डिनेट आपके जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। और इनका मान हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है। मान लो कि सिस्टम के लिए जैसे ये है, तो ये एक डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है, मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप एक कोऑर्डिनेट से क्या कर सकते हो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से ये सिस्टम डिफाइन कर सकते हो। तो आप कहोगे सर यहाँ दो है लेकिन एक कंस्ट्रेंट आ गया ना, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करो या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात करो, वो तुम्हारे पास कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक रह जाएगा। ओके, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या थे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स विल बी डिक्रीज्ड बाय कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट का काम क्या है, घटाना, शर्त लगा देना। ठीक? इसके बाद अपने पास क्या आता है, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक सिस्टम के ऊपर मान लो, एक सिस्टम के ऊपर एक्शनल फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, एफ आई लग रहा है। एक सिस्टम के ऊपर एक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, एफ आई लग रहा है। ठीक है, और उसके इंटरनल फोर्सेस के कारण, ठीक है, या उसके अंदर मान लो इंटरनली मोमेंटम चेंज है वो पी डॉट है। यहाँ डॉट का अर्थ क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, डॉट का अर्थ होता है डेरिवेटिव, पी आई बटा डी टी। मतलब एक्शनल फोर्सेस इतने लग रहे हैं, उसके मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है, माइनस मतलब पॉजिटिव होगा, एक्शनल फोर्स अगर इधर लगाओगे, ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज होगा। तो अगर तुम आपस में क्या कर दो, घटा दो, ठीक है, और उसका क्या निकालो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से टोटल वर्क निकालो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से टोटल वर्क निकालो, वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ये तुम्हारे पास डी एलम्बर्ट का प्रिंसिपल है। तो दोबारा समझो, डी एलम्बर्ट का जो प्रिंसिपल है, डी एलम्बर्ट का जो प्रिंसिपल है वो तुम्हें क्या कहता है, डी एलम्बर्ट का प्रिंसिपल तुम्हें कहता है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर टोटल जो फोर्सेज लग रहे हैं, कौन से लग रहे हैं, पहला तुम्हारे पास एक्शनल फोर्सेज लग रहे हैं, दूसरा उसके मोमेंटम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, के कारण वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया टोटल वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तुम्हारे पास डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है। इसके बाद क्या आता है, लैग्रेंजियन फॉर्मेशन। ठीक है, पहले क्या था, ओल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स थी, ठीक है, उसमें क्या था, तुम्हारे पास अगर तुम्हें किसी पार्टिकल का पहले पता है फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, तो तुम एफ इजिकल टू एम में लिखोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे ए का, तो वी आएगा, फिर इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स आएगा। उल्टा कर लो, हमारे पास एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो उससे तुम वेलोसिटी निकाल लोगे, एक्सेलरेशन निकाल लोगे, और बाकी चीजें भी तुम निकाल लोगे। ठीक है, पर कई बार क्या होता था, सबके लिए इतना इजीली एक्स और ए डिफाइन करना आसान नहीं था, इतना इजीली डिफाइन जो है वो चीजें नहीं हो पाती थी, इतना इजीली चीजें डिफाइन नहीं हो पाती थी। तो हमारे लिए वो यूज करना एफ इजिकल टू एम एफ इजिकल टू एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, उनको यूज करना इतना आसान नहीं था। तो हम क्या करें, एक बार तो एक्स है, वाई है, अगर ये वाई में इक्वेशन बनाए तो वाई में बनेगी एफ वाई इजिकल टू एम डी टू वाई बटा डी टी स्क्वायर। कई बार ये कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल नहीं होते, कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती, कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो क्या करें, तो फिर अपने पास एक नई मैकेनिक्स आई, वो थी लाग्रांजियन मैकेनिक्स, है ना। और लाग्रांजियन मैकेनिक्स से ही एक थोड़ा सा आगे चले तो आई अपने पास कौन सी मैकेनिक्स, हैमिल्टन मैकेनिक्स। इनमें क्या याद करते हैं, इनमें एक क्वांटिटी डिफाइन की गई, लाग्रांजियन। क्या डिफाइन की गई, लाग्रांजियन। तो लाग्रांजियन जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है किस पे, पहला जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे, लाग्रांजियन को एल से लिखेंगे, वो क्यू आई पे, और क्यू आई डॉट मतलब
जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे एल डिपेंड कर रहा है उसके साथ साथ उसकी कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी पे और टाइम पे क्या करेगा, आपका लैग्रेंजियन जो है वो डिपेंड करेगा। ओके, और टी को डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपली आप उस सिस्टम के लिए टी निकालो, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालो और पोटेंशियल एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो और पोटेंशियल एनर्जी निकालो, टी माइनस का वी कर दो, आपका क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, है कि नहीं, आपके पास क्या आ जाएगा, लैग्रेंजियन आ जाएगा। ठीक है, चले आगे, आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है, एल आ जाएगा, अगर आपके पास एल आ गया, एल कैसे आएगा, सिंपली उस सिस्टम के लिए जितनी काइनेटिक एनर्जी बन रही है वो निकाल लो, जितनी वेलोसिटी बन रही है वो क्या बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बन रही है वो निकाल लो, टी माइनस का वी कर दो, एल आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी एफ इजिकल टू एम ए, ठीक इसी प्रकार इस एल से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आती है, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इजिकल टू जीरो। ये प्रत्येक जोनलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए होगा, अगर वहां एक्स और वाई दोनों है तो यहाँ एक बार एक्स डॉट आएगा, एक बार वाई डॉट आएगा। ठीक है, ये अलग अलग बनेगी, एक्स में एक पहले बनेगी फिर वाई में बनेगी। ठीक है, तो जितनी अपने पास लैग्रेंजियन इक्वेशंस होंगी, जितने अपने पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे, और क्या। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, लैग्रेंजियन इक्वेशन कहलाती है। तो मैं सिंपली भी एक पूछ सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन देके कि लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है वो कौन सी है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद आता है कि जनरलाइज्ड फोर्स, पहले क्या था तुम्हारे पास, जो अगर तुम्हारे पास कंजर्वेटिव सिस्टम है, सिस्टम कैसा है तुम्हारे पास कंजर्वेटिव, अगर आपके पास सिस्टम है तो उस सिस्टम के अंदर जो फोर्स डिफाइन होता था वो कैसे होता था, माइनस का डीवी बाय डीएक्स, है ना, अगर अपने जो है एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, मोमेंटम अगर अपने सारे जो है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अगर वाई में है तो अब वो आएगा क्या बोलते हैं उसको, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस का डी यू बाय का डी वाई, है ना, सिंपली आएगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ अपने पास जब आप लैग्रेंजियन में हो, ठीक है, हमेशा आपके पास क्वांटिटी डिफाइन की जाएगी फोर्स की तरह ही, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, जनरलाइज्ड फोर्स होगा। अब सर जनरलाइज्ड फोर्स में और नॉर्मल फोर्स में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि जनरलाइज्ड फोर्स जो है इट शुड नॉट बी ऑलवेज द फोर्स, जनरलाइज्ड फोर्स जो है ये हमेशा फोर्स नहीं होगा, ये टॉर्क भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है ये चीजें, है ना। अगर आपका मतलब मान लो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है रो थीटा हो, ठीक है, तो ये फिर एफ नहीं आएगा, ये आपका क्या आएगा, टॉर्क आएगा। अगर मान लो ये एक्स हो, ये वाई हो, तो आपका जो जनरलाइज्ड फोर्स है वो एफ आएगा। ठीक है, तो जनरली जो जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला है के पास लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में ये होगा माइनस का डी यू बाय डी क्यू प्लस डी बाय डी टी डी यू बाय डी क्यू डॉट आई वाला मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेट के चलेगा, एक्स के लिए चलेगा, वाई के लिए चलेगा, उसी अकॉर्डिंग है क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जे सारे आते रहेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो यू है ये यू मान लो चाहे तुम वी मान लो, जहां आपने एल लिखा है एल इजिकल टू टी माइनस का वी, तो ये वी तो है, यू वी दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, अपने क्या करते हैं कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं, कभी कभी उसको वी से लिखते हैं, तो वही बात यहाँ पे। ठीक है, चलो हम आगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ कुछ चीजों के लिए अपने को पोटेंशियल एनर्जी से लिखते कैसे हैं, लिखते ऐसे हैं, मान लो आपके पास आप 3D सिस्टम में हो, ठीक है, तो आपका जो वेलोसिटी आती है वो कैसे आती है, 1/2 एम वी, वी कैसे होगा, वी एक्स होगा, वी वाई होगा, वी जेड होगा। वी एक्स कैसे लिखते हैं, वी एक्स लिखते हैं एक्स डॉट को, ठीक है, तो क्या आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, वी एक्स का वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स का मान क्या होता है एक्स डॉट, इसी प्रकार वाई में वाई डॉट, जेड में जेड डॉट, तो ये आपके पास क्या आ गया, एल आ गया। मान लो सिर्फ कुछ डायरेक्शन की बात कर रहे थे, सिर्फ ये, सिर्फ वाई की बात कर रहे थे ये, सिर्फ जेड की बात कर रहे थे ये, है ना, तीनों जरूरी हो, तीनों हो एक साथ जरूरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि तीनों एक साथ अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं, पर कौन सी भी हो सकती है, ऐसे जनरली लिख सकते हैं। ये अपने पास कौन से में आ गई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आ गई। ये कौन से कोऑर्डिनेट की बात है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात है। अगर अपने बात करें इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में, या फिर पोलर, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट की लॉन्ग फॉर्म कौन सी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो उसमें देखो तो क्या हो जाएगा 1/2 आर डॉट स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अपने पास क्या आएगा, तुम्हारा लिखा जाएगा। बात आ गई वी की, वी तुम याद करो, वी तुम्हारे पास क्या था 1/2 के एक्स स्क्वायर था, वी तुम्हारे पास क्या था 1/2 के एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। ओके, ये कब है, जब एक्स डायरेक्शन में, तीनों में एक साथ होगा तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के वाई स्क्वायर, 1/2 के जेड स्क्वायर। ओके, रिपोर्ट, कोई समस्या नहीं। यहाँ
1/2 के आर स्क्वायर, 1/2 के आर स्क्वायर, यहाँ 1/2 के आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, क्योंकि आर है तो यहाँ आर थीटा आता है, ठीक है। यहाँ आता है आर साइन थीटा फाइव, है ना, तो यहाँ बनेगा 1/2 के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट, ये इस वाले का है, ये है ना इस वाले का है, ये हम आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर आ गया, ये इस वाले का है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ सिंपली आ जाएगा के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाइव स्क्वायर, ये फाइव डॉट स्क्वायर नहीं आएगा, फाइव डॉट किस में आएगा, उसमें आएगा, वी में आएगा, तो वी में आप चलोगे तो आएगा 1/2 के आर स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा फाइव का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ, ये कभी गलती रह जाती है, हो जाती है गलती, आइए मान सो ह्यूमन बीइंग, आप उसको सही कर लेंगे, है ना। इसको अपने कर देते हैं इरेज, है ना, ये बस ऐसे इस तरीके से जो है वो हो जाएगा। अब आता है हैमिल्टोनियन हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है, इसको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हैमिल्टन्स फंक्शन है, कौन एस, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो लैग्रांजियन है, एल जो है इसका इंटीग्रेशन करते हैं एल टी1 से लेकर के टी2 तक, ठीक है, टाइम पीरियड टी1 से लेकर के टी2 इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अपने करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हैमिल्टन्स फंक्शन, ठीक है। तो हैमिल्टन्स फंक्शन के बारे में हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या कहता है, हैमिल्टन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी काम हो रहा है, जैसे यहां से आप यहां जा रहे हो, ठीक है, यहां से आप यहां जा रहे हो, तो ये उस पाथ को चूज करेगा, ये उस पाथ को चूज करेगा जिसके लिए ये क्या हो, मिनिमम, ध्यान से सुनना, क्या, कि जो हैमिल्टन फंक्शन है एल डी टी टी1 से टी2 तक इसका इंटीग्रेशन है, एस जो है, ठीक है, हैमिल्टन फंक्शन है, ठीक है। तो कोई भी पाथ, कोई भी इंसिडेंट जो है वो उस पाथ को फॉलो करते हुए मूव करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसके लिए ये जो है आपका हैमिल्टन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। किसी भी चीज को मिनिमम या मैक्सिमम करने की एक ही तरीका है, उसका डेरिवेटिव करके क्या कर दो, आप जीरो कर दो, क्या कर दो, डेरिवेटिव करके आप क्या कर दो, उस, अरे तुमको अगर वॉल्यूम क्या करना हो ये मैक्सिमम वॉल्यूम कम होगा, मिनिमम कम होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या करते हो, जीरो करते हो, तो यहाँ हमने इसका डेरिवेटिव क्या कर दिया, जीरो कर दिया। यही तो है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, क्या है ये, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब आता है कंजर्वेशन क्वांटिटी, ठीक है, कंजर्वेशन क्वांटिटी में थोड़ा सा समझो, ठीक है। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, एक बात देखना, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, स्पेस मतलब कोऑर्डिनेट जो है उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मतलब एक कोऑर्डिनेट से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि मतलब मान लो स्फेयर है, स्फेयर की कोई चीज जो है वो आर पे रखी है, आर दूरी पे रखी है, ठीक है, तो और गोले पे रखी है, ठीक है, उसको आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, ठीक है, उसके लिए थीटा फाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब सिर्फ किसका फर्क पड़ता है, आर का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जब अपने पास होमोजेनिटी ऑफ स्पेस आएगी, है ना, जब अपने पास x से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है ना, x से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना मतलब dl बाय dx शुड बी जीरो, x से लैग्रांजियन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, तो उस क्वांटिटी के कोरोस्पोंडिंग, x के कोरोस्पोंडिंग अगर लैग्रांजियन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो x के कोरोस्पोंडिंग जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। इसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, है ना, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस के कोरोस्पोंडिंग कंजर्वेशन किसका आएगा, लीनियर मोमेंटम का आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर अपने एंगुलर कोऑर्डिनेट जो है उनमें ऐसी बात हो, इसको बोलते हैं आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, समदेशिक, ठीक है, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस एंड को क्या कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। और अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपका जो एल है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आपके यहाँ कंजर्वेशन किसका होगा, एनर्जी का होगा। तो यहाँ आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि अगर होमोजेनिटी ऑफ स्पेस है तो क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम, आइसोट्रोपी, है ना, वो है स्पेस की, तो एल कंजर्व रहेगा, होमोजेनिटी, एल नहीं, ये एल मतलब नॉट, इट इज नॉट द लैग्रांजियन, इट इज
एंगुलर मोमेंटम, ये ध्यान रखना, है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे तो इसको एल लिख लो, चाहे इसको जे लिख लो, जो मन करे लिख लो। दिस इज नॉट द लैग्रांजियन, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये होमोजेनिटी ऑफ टाइम और कंजर्वेशन ऑफ ये आ गया, ठीक है। अगला क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। देखो, जब आप एल को क्या करते हो, डिफाइन करते हो, एल को क्या करते हो, डिफाइन करते हो कि बला 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 दिस इज आपका एल, ठीक है। एल के अंदर जो कोऑर्डिनेट नहीं है वही तुम्हारे पास क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। सर क्या बोल गए आप, सुनो मेरी बात। आपके पास एल है, एल क्या होता है, टी माइनस का वी। ये लो, मैंने आपका टी लिख दिया, ठीक है। मान लेते हैं 2D का केस था, तो ये अपने पास क्या है, अपना एल है, और वी जो है अपने पास क्या है, वो ये है, ठीक है। तो इसमें आप देखो वाई नहीं है, वो तो वाई डॉट है, वाई इसमें है ही नहीं, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट या साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सुनो बात ध्यान से, जो कोऑर्डिनेट इसके अंदर नहीं है या जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर एल जो है आपका, वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सप्लिसिटली मतलब नंगी आंखों से इसको देखो, नेक्ड आई से इसको देखो, इसमें कहीं एक्स वो है क्या, एक्स बोल के सॉरी वाई, नेक्ड आई से देखो इसमें कहीं वाई है क्या, अरे नहीं है। इसके लिए तुम्हारे पास जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, वो कौन है, वाई है। अच्छा, उस y के कोरस्पोंडिंग जो मोमेंटम बनेगा, y के कोरस्पोंडिंग जो मोमेंटम है वो क्या बनेगा, वो बनेगा पी वाई। तो फिर वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट के कोरस्पोंडिंग जो तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है ना, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये बात मैंने लिख रखी है, p कोरस्पोंडिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व, ठीक है, ओके। अगला आता है जनरलाइज्ड मोमेंटम। देखो जनरलाइज्ड मोमेंटम जो है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटम को डिफाइन करते हैं पी आई डी एल बाय डी एक्स आई डॉट से। समझना बात को, ठीक है। मान लो पी एक्स चाहिए आपको, तो ये डिफाइन होगा डेल डी एल बाय डेल एक्स डॉट से, ठीक है। जनरलाइज्ड मोमेंटम को अपने इससे डिफाइन करते हैं, और सिंपल सी बात है, अगर कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, मान लो एक्स है, तो पी एक्स आपका जो होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये बात नीचे मैंने लिखी हुई है। अच्छा, जनरलाइज्ड मोमेंटम के पास भी ऑलवेज मेडेंट्री नहीं है कि मोमेंटम की ही डायमेंशन होगी, ये अलग भी हो सकती है, ठीक है। या तो मोमेंटम की होगी, या फिर मोमेंटम की होगी, या फिर किसकी होगी, एंगुलर मोमेंटम की होगी। ओके, चलें अपने आगे, आ जाओ आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, फॉर मोमेंटम। अब मोमेंटम कंजर्वेशन का केस आता है, पहला केस तो आप ये देख सकते हो, जिसके लिए जहां जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है, ट्रिक है एक मोमेंटम के कंजर्वेशन बताने की। क्या ट्रिक है, अगर तुम लैग्रांजियन को देख के ये बता दो कि तुम्हारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म की हो, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस फॉर्म की हो, V इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस का बीटा वाई, मान लेते हैं ऐसे फॉर्म की है, ठीक है। वेरी हाई चांस की ट्रिक से ही क्वेश्चन आएगा। अगर इस ये तुम्हारे पास क्या हो, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो, तो ये अल्फा जो है ना, इसके साथ क्या आ जाएगा, पी वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी वाई। ये जो बीटा है ना, इसके साथ पी एक्स आ जाएगा, और दोनों के बीच क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये क्वांटिटी आपके लिए क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अब ये क्वांटिटी कंजर्व है, तो इसके आगे माइनस लगा दो, तो अल्फा पी वाई माइनस का बीटा पी एक्स, ये क्वांटिटी भी आपके लिए क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो यहां से आप क्या सीखा, आपने ये सीखा, अगर v ऐसा है तो ये क्वांटिटी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इसके साथ जो है उससे उल्टा ले आओ, इसके साथ x है तो पी वाई ले आओ, y है तो पी एक्स ले आओ, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या थी, ट्रिक थी किसके लिए, मोमेंटम के लिए, है ना, कि मोमेंटम से बनी हुई कोई क्वांटिटी जो है वो इस प्रकार कंजर्व रहती है। ओके, और लैग्रांजियन इक्वेशंस आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जब तुम्हारे पास रिलेटिविटी में थोड़ा जाते हो तुम, ठीक है, तुमने पढ़ा होगा है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये इस तरीके से मूव करता है, इसमें एल इस तरीके से चेंज होता है, वी इस तरीके से चेंज होता है, कोऑर्डिनेट इस तरीके से चेंज होते हैं, तो उनके अंदर भी तुम्हारा जो लैग्रांजियन है वो सेम का सेम रहता है, ठीक है। हालांकि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज्यादा सही नहीं था, फिर लोरेंज वाला आया था, फिर इसमें आप गैलीलियन वाले से करोगे ना, तो इसमें कोई लैग्रांजियन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला अपने पास क्या आता है, हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन।
जिस प्रकार क्या होता है एल डिफाइन किया है उसी प्रकार एक एच भी डिफाइन करते हैं। कई बार एल को डिफाइन करना इजी नहीं रहता, ठीक है, तो अपने एच को डिफाइन करते हैं। एच को डिफाइन कैसे करेंगे, एल होता है टी माइनस का वी, इसी प्रकार जो एच है वो होता है यू टी प्लस का वी। सिंपल सुनो, एल जो है वो क्या था टी माइनस का वी, ये क्या हो जाएगा टी प्लस का वी, सिंपली कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा वहां एक तरीका और क्या है, एक बात और क्या है, एक बात और ये है, इस प्रकार तुम्हारा जो एल है वो किस पे डिपेंडेंट था, कोऑर्डिनेट पे, उसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी पे और टाइम पे। ठीक इसी प्रकार आपका जो एच है, ध्यान रखना, ये आपका जो एल है वो क्यू आई पे, क्यू आई डॉट पे, टी पे डिपेंडेंट है, पी पे डिपेंडेंट नहीं है, पी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक इसी प्रकार आपका जो एच है वो क्यू आई पे और पी आई पे और टी पे। अब तुम कहोगे सर क्यू आई डॉट में और पी आई में कोई फर्क थोड़ी है, वेग के अंदर द्रव्यमान का गुणा करो तो मोमेंट में आ जाएगा, नहीं, इसको बनाया इस तरीके से गया है कि एच के अंदर कभी भी क्यू आई डॉट नहीं दिखना चाहिए, यहाँ कभी भी क्यू आई डॉट नहीं दिखना चाहिए जब आप एच लिखोगे तो, और यहाँ आपको कभी भी पी आई डॉट नहीं दिखना चाहिए। दिख रहा है तो उसको चेंज करो, क्यू आई डॉट में लेके आओ, क्यू में लेके आओ, टी में लेके आओ, हमें नहीं पता, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख रहा है तो वो आपका एल जो है वो गलत है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारे पास एच होता है, क्यू आई, पी आई और टी, ठीक है, उसमें था क्यू आई डॉट, यहाँ आ गया पी आई। ओके, कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर आपके पास पहले से लैग्रांजियन है तो आपका जो हैमिल्टोनियन है वो लिखते हैं एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट से, इस तरीके से आपका जो हैमिल्टोनियन है वो लिखा जाता है। इसका उल्टा भी है, समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट मतलब पहले x वाला आएगा, फिर y वाला आएगा, फिर z वाला आएगा, ठीक है, ये सारे लिख दिए, फिर इससे अलग हटा देना, तो आपका क्या आ जाएगा h आ जाएगा। इसका उल्टा भी कर सकते हो, l इधर ले आओ h इधर ले जाओ, तो l क्या हो जाएगा समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस का h, इस तरीके से आप जो है वो लिख सकते हो। जिस प्रकार आपने क्या निकाला था, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, ठीक है, इसी प्रकार हैमिल्टन हैमिल्टन नहीं हैमिल्टोनियन की इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है, हैमिल्टन नहीं आएगा हैमिल्टोनियन आएगा, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं जो आपका एच आया है इसका पी आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, क्या करो, पी आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो ये आपका कहलाएगा क्यू आई डॉट, इसका इक्वल होगा कि क्यू आई डॉट के इक्वल होगा, मतलब डी क्यू बाय डी टी के इक्वल होगा, तो ये ith के लिए, इसी प्रकार जे के लिए, के लिए, सबके लिए होगा, मतलब एक्स वाई जेड तीनों के लिए होगा। तो ये तो हो गई एक इक्वेशन। दूसरी होती है पी आई डॉट, जिसका क्यू आई डॉट है, इधर पी आई डॉट इज इक्वल टू डी एच बाय का डी क्यू, है ना, लेकिन बात ये क्या है, बात ये है कि यहाँ क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है, और ये ध्यान रखना ये यहाँ डॉट नहीं है ना, यहाँ डॉट नहीं है, ये गलती से लगा हुआ है भाई, यहाँ डॉट नहीं आया है ना, डी क्यू आई, ठीक है, क्या है, क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डी क्यू बाय का डीपी, कोमा पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस का डी एच बाय का डी क्यू। अब ये डायरेक्टली पूछते हैं कि हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, ये दे देंगे, ठीक है, चेंज क्या करेंगे, तो किसी में यहाँ प्लस लगा देंगे, किसी में यहाँ डॉट लगा देंगे, किसी में यहाँ डॉट लगा देंगे, किसी में यहाँ माइनस लगा देंगे। सिंपल याद रखो, जहां क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, जहां क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वो बनाएगा पी डॉट, वो बनाएगा पी डॉट, उसके आगे माइनस, जिसमें पी के आगे डेरिवेटिव है वो बनाएगा क्यू, वो नेगेटिव नहीं देगा। नेगेटिव कौन दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है क्यू आई वाला, ये वाला याद रख लो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो है थोड़ा याद जो है आप रख सकते हैं, आपको ये बेनिफिट देगा। ओके, चलें आगे, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ अंदर डॉट नहीं है, यहाँ डॉट है, एक ही जगह डॉट आता है। अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं आगे चल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या, कि अगर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसका सिस्टम हो, कोऑर्डिनेट का सिस्टम हो, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट का सिस्टम हो। तुम कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा से ही कोऑर्डिनेट का सिस्टम थी, v इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, है ना, एम जी एक्स, हमने तो यही पढ़ा है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, तुमने सिर्फ वो केसेस पढ़े हैं जिनके अंदर अपने पास क्या था, v क्या था, हमेशा v क्यू था, मतलब कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर v आपका क्या हो, सिर्फ पोटेंशियल पे ही डिपेंड करे, तो आपका जो लैग्रांजियन है वो q और q डॉट पे ही डिपेंड करेगा, ये t पे डिपेंड नहीं करेगा।
क्यू क्यूब डॉट है, आपको दिख रहा हो तो देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ, है ना, दिख रहा है ना, क्यूब डॉट है। ओके, अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो dq बाय डेल टी विल बी इक्वल टू माइनस का डेल एल बाय डेल टी। अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है ना, क्या समझे कि v इज इक्वल टू वी क्यू है, तो तुम्हारा जो l है v इज इक्वल टू वी क्यू हो, और तुम्हारा जो l है वो सिर्फ q और q डॉट पे डिपेंड कर रहा है, तो तुम्हारा dh बाय dt जो आएगा वो माइनस का dl बाय dt के इक्वल होगा। और अगर तुम्हारा l जो है वो t पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो dh बाय dt भी क्या आएगा, जीरो आएगा। दोबारा सुनो ये बात, ये कंडीशन नहीं भी है ना, ये कंडीशन नहीं भी है तो भी ये हमेशा होगा। क्या चीज हमेशा होगी, dh बाय dt इज इक्वल टू माइनस का dl बाय dt होगा, ठीक है। और अगर l टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। किस पे क्या क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो है तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। वो जीरो हो गया मतलब आपका h क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ कोऑर्डिनेट का सिस्टम हो, ठीक है, एल आपके पास क्या हो, क्यू क्यू डॉट का सिस्टम है, ठीक है, तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का डीएल बाई डी टी होता है, ठीक है। और एल अगर आपका टाइम में डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, तो डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, ये कंडीशन हमेशा फॉलो होती है, जितना मुझे याद है। ओके, और आपको है ना हमेशा मिलेगा ही नहीं, इसमें कभी टी नहीं मिलेगा आपको। जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम होते हैं, उस लेवल पे आपको कभी भी इसमें टी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है तुम्हारे पास पॉइजन ब्रैकेट। क्या आता है, पॉइजन ब्रैकेट। एक टॉपिक और है अपने पास इसमें, वो कहाँ है, एल टू टी कन्वर्जन, है ना, ये रहा। पहले ये पढ़ा दूं क्या, पहले ये पढ़ा देता हूँ, ठीक है, पहले ये पढ़ा देता हूँ एल और टी में कन्वर्जन। देखो कि मान लो आप हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन में कन्वर्जन कैसे करोगे। कन्वर्जन मतलब अगर आपको एल दिया हुआ है तो आप इसमें कैसे निकालोगे, एच दिया हुआ तो आप एल कैसे निकालोगे। सिंपल सी बात तुम्हें पता है, एल जो था वो टी माइनस वी था, और एच है वो क्या है, टी प्लस का वी है। एक बात और यहाँ क्या है, एल है वो क्यू आई डॉट और टी पे डिपेंड करता है, एच जो है वो आपका क्यू आई पी आई और टी पे डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना, इसमें कभी भी पी आई नहीं होगा, आ रहा है तो हटाओ, इसमें कभी भी क्यू आई डॉट नहीं होगा। इन चीजों को ध्यान में रख के चलते हैं, आगे आ जाओ। मान लो एल आपका क्या है, 1/2 ए एक्स डॉट स्क्वायर है, ठीक है। अपने पास जनरली मतलब हमारे पास टी क्या है, एक 1/2 ए एक्स डॉट स्क्वायर है। मान लेते हैं ये अपने पास हो गया एम वी स्क्वायर। ऐसे तो टी जो है काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इसका जो एच में जाओगे तो वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की दूसरी फॉर्म क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m। एक्स में है तो पी स्क्वायर किसका आएगा, एक्स का आएगा, तो पी एक्स स्क्वायर 1/2m, तो 1/2 का तो 2 का 2 नीचे रहता है, 1/2 एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2m, 2 का तो 2 तो नीचे ही था, तो ये रहा 1/2 एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2m। ये जो क्वांटिटी है वो कहाँ आई, नीचे आई, ठीक है। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने की, कि इसके कोरस्पॉन्डिंग तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, 1/2 का 1/2 ये रहा, ठीक है। ए जो है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, माइनस वी का प्लस वी हो जाता है, यही तो है यहाँ सिंपली, ठीक है। वी में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आपको कभी भी ये हमेशा क्यू आई का फंक्शन मिलेगा, ना तो क्यू आई डॉट का फंक्शन मिलेगा, ना टाइम का फंक्शन मिलेगा, आपके लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, पर आपके सिलेबस में मान लो नहीं। समझ गए ना ये बात, 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर, और ये है पी स्क्वायर बाय 2m, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पी स्क्वायर आ गया बाय 2m, 2 का 2 ये रहा, m कहां है, 1/2 एम वी स्क्वायर, ऊपर वाला m नीचे आ गया, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इससे अगली ट्रिक क्या हो जाएगी, अगली ट्रिक हो जाएगी, अगर इससे क्या किया गया है, आपका जो एल है इसके अंदर जो ये तो सीधा सीधा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस है ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, इसकी तो ब्यादी ही खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसके साथ क्वांटिटी प्लस माइनस कर दी, क्या क्वांटिटी प्लस माइनस की, अल्फा एक्स डॉट, अल्फा एक्स डॉट, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, तो पी स्क्वायर बाय 2m आ रहा था ना, उससे घट जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस है, तो इसका उल्टा माइनस प्लस, वो का वो 1/2, ए ऊपर था ए नीचे आ रहा था, ठीक है, 2 नीचे आ रहा था तो वो नीचे का नीचे है, वैसे घटी किससे, उस पी एक्स से, कितनी, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है अल्फा, ठीक है, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, कहीं कोई समस्या नहीं है, पूरे का स्क्वायर। अब यहां देखो, इसके बाहर घटी है, इसके अंदर घटी होती तो, इसके अंदर घटी है तो उसके बाहर घटा दो, ये प्लस माइनस है, वहां माइनस प्लस आ जाएगा,
ठीक है, बाहर लाओगे तो अल्फा अल्फा और साथ में क्या आ जाएगा, पीएक्स, और कुछ नहीं आएगा। तो ट्रिक है ये, थोड़ी सी आप क्या रख लेना, ध्यान रख लेना, आपको एक काम आ जाएगी एग्जाम के अंदर। मुझे ऐसा लगता है काफी बेनिफिशियल है। हैमिल्टन लैग्रांजियन में अगर कन्वर्जन आया, ठीक है, तो यहीं से आएगा, इस ट्रिक से ही मान लो। ध्यान रखना एल के अंदर, ठीक है, जो आपके पास एल के अंदर जो है वो पी आई नहीं होता है, और एच के अंदर आपके पास क्यू आई डॉट नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना, इससे आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक है, और अब अपने पास बच गया कैनोनिकल ब्रैकेट, है ना। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अपने पास है पॉइजन ब्रैकेट। अब पॉइजन ब्रैकेट देखो क्या होता है। पॉइजन ब्रैकेट होता है जिस प्रकार से अपने क्या डिफाइन करते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट डिफाइन करते हैं। होप यू रिमेंबर क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने बहुत माथा मारा था तुम्हारे पास इसको लेकर के, एक्स पी एक्स लेकर के, है ना। ठीक इसी प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स में अपने क्या डिफाइन करते हैं, पॉइजन ब्रैकेट डिफाइन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पॉइजन ब्रैकेट कैसे निकलता है हमारे पास, पॉइजन ब्रैकेट कैसे निकलता है हमारे पास, जो कम्यूटेशनल ब्रैकेट होता है, कम्यूटेशनल ब्रैकेट होता है, उसमें आप आयोटा एच का भाग दे दो, आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइजन ब्रैकेट आ जाएगा। ए बी का पॉइजन ब्रैकेट कैसे आएगा, आप ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालो और उसमें आयोटा एच क्या कर दो, भाग दे दो, करके दिखाना। ठीक, पी एक्स का कम्यूटेटर क्या था, आयोटा एच था। अच्छा, इसका पॉइजन ब्रैकेट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक्स पी एक्स का पॉइजन ब्रैकेट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग दे दो आयोटा एच का, तो भाग दो आयोटा एच का, भाग दो आयोटा एच का, क्या आएगा, एक। मतलब एक्स पी एक्स का पॉइजन ब्रैकेट क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है, ये जो है जो रिलेशन है तुम्हारे पास पॉइजन ब्रैकेट में और कम्यूटेशन ब्रैकेट में। अच्छा, डिफाइन कैसे करते हैं इसको, ये तो रिलेशन है, समझ में आ गया। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको, मान लो दो क्वांटिटी का पॉइजन ब्रैकेट निकालना है आपको, तो क्या करना है, पहले वाले का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर मल्टीप्लाई में दूसरे वाले का जनरलाइज्ड मोमेंटम के कोरिस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव, माइनस पहले वाले का, अब पहले इसका कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में किया था, इसको मोमेंटम के रिस्पेक्ट में किया था, अब उल्टा कर दो, इसका मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है, और उसका तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ ये डॉट नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ ये लग जाता है करते करते, ये है डेल पी आई। ठीक है, इस प्रकार समेशन आई से एन तक चलता रहेगा, एक है, दो है, तीन है, तो उस अकॉर्डिंग ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने समझा दी, ये चीज मैंने आपको समझा दी, है ना। जैसे कि मतलब मान लो, तो यहाँ एक्स पी एक्स था, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डॉट पी एक्स का पी एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस एक्स का पी के रिस्पेक्ट में डॉट पी का एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और एक्स वाला है तो वाई पे डिपेंड करेगा, यानी ये जिस पे डिपेंड कर रहा है वो बाकी सारी क्वांटिटी क्या आती जाएगी, जीरो आती जाएगी। वो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो आप समझ रहे होंगे, है ना। अब आता है प्रॉपर्टीज आर लाइक कम्यूटेटर अलजेब्रा, ये इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके लिए किसकी जैसी है, कम्यूटेटर अलजेब्रा की जैसी है। तो वहीं उसी का दोबारा रिवीजन कर देना, मैं वो पूरी प्रॉपर्टी दोबारा नहीं समझा रहा, वहां मैंने बहुत ढंग से बात की थी। मुझे ऐसा लगता है क्वांटम मैकेनिक्स का जो क्रैश कोर्स है आपका, वो जाकर के आप देख लेना एक बार, बीएससी वाला। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी किसकी जैसी है, कम्यूटेटर अलजेब्रा की जैसी है। ठीक है, अब एक बात आती है, अगर किन्हीं दो कोऑर्डिनेट का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो वन, अगर किन्हीं दो कोऑर्डिनेट का पॉइजन ब्रैकेट जो है वो वन हो, तो इसे बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल गए सर आप, मैं ये बोल गया, देखो कि अगर कोई दो क्वांटिटी है, ठीक है, कोई दो क्वांटिटी है, मतलब मान लो ये है अपने पास x और ये है px। ठीक है, मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और मैंने इसको बना दिया x कैपिटल, इसको बना दिया px, मतलब इसमें और इसमें कोई रिलेशन होगा, या फिर इसमें इसमें हो सकता है, या इसमें इसमें होगा और इसमें इसमें हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नया वाला x और px है। ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तुम्हारे पास कैनोनिकल कब कहलाएगा, जब उसका पॉइजन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो आपका जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कहा जाएगा, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन आपका कहा जाएगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शर्त क्या है, जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन की पहले कोई क्वांटिटी थी हमारे पास ए और बी, तुमने उसको चेंज करके बना दिया ए और बी, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल कब कहा जाएगा, जब इनका पॉइजन ब्रैकेट जो है वो कितना आएगा, वन आएगा। मतलब डी ए बाय डी क्यू डॉट डी बी बाय डॉट डी बी बाय डी पी माइनस डी ए बाय डी पी डॉट डी बी बाय डी क्यू इज इक्वल टू वन। ठीक,
उसके ये समेशन का मतलब है सारे आएंगे, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, बारी बारी से सारे आएंगे। एक्स पी एक्स का कॉम्बिनेशन चलता है, वाई पी वाई का चलता है, और जेड पी जेड का चलता है ना। इनको बोलते हैं संयुग्मी, है ना। और तो क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो एक बात और, क्या एक बात और ये है कि जो आपका क्यू आई है, जो आपका क्यू आई जो है, जेनराइड कोऑर्डिनेट जो है, उसका हैमिल्टोनियन के साथ जो पॉइजन ब्रैकेट आता है वो आता है क्यू आई डॉट। कितना आता है वो, क्यू आई डॉट, ठीक है। और इसका हैमिल्टोनियन के साथ जो कम्यूटेशन ब्रैकेट आता है वो आता है पी आई डॉट। क्या आता है, पी आई डॉट आता है, ठीक है। जैसे इसको करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा पहले का क्यू के सापेक्ष, ठीक है, दूसरे का पी के सापेक्ष, माइनस इसका पी के सापेक्ष करना है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का मोमेंटम के सापेक्ष क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो करो। और इसका हमारे पास क्यू आई के सापेक्ष, ठीक है, इजिकल टू, इसको लिखा है क्यू आई डॉट, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना क्या, मोमेंटम और कोऑर्डिनेट आपस में डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये पूरा गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वन। तो आप देखो क्यू आई डॉट जो है वो क्या आया आपके पास, वो आया डी एच बाय का डी पी आई, अभी डी पी आई है, ठीक है। याद करो यही तो थी हैमिल्टन की जो इक्वेशन निकालते हैं उसमें एक यही तो थी, क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डी एच बाय डी पी आई, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी निकालोगे, दूसरी क्या थी, पी आई डॉट इज इक्वल टू डी एच बाय का डी क्यू आई, पर इसमें माइनस था, उसमें जिसमें यहाँ क्यू आएगा उसमें आगे क्या आ जाएगा, वहां माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, एक तरीके से तुम्हारी हैमिल्टोनियन इक्वेशन है। तुम्हें ये भी मिल सकता है, ये देख के बोल दे क्या ये तुम्हारी हैमिल्टोनियन इक्वेशन है, तो हाँ ये इक्वेशन है, ठीक है। एक आता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ये चेक करना हो कि ये टाइम पे डिपेंडेंट है या ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो कैसे चेक करते हैं, ये इस क्वांटिटी का पॉइजन ब्रैकेट किसके साथ, हैमिल्टोनियन के साथ, इसके साथ प्लस डी ए बाय डी टी, ठीक है। मतलब ये आपकी जो क्वांटिटी है, पहली बात इसका पॉइजन ब्रैकेट निकालो, एच के साथ निकाल दिया, प्लस इस क्वांटिटी की एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंसी देखो, क्या देखो, एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंसी देखो, वो क्या आएगी, वो आएगी डी ए बाय का डी टी, ठीक है। दोनों का एडिशन करो, इसका एडिशन अगर जीरो आ जाए, इसका एडिशन क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो आप कहेंगे तो ए जो है वो टी पे डिपेंड नहीं करता किसी भी तरीके से, और ए क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है, या ए कंजर्व है, या ए क्या है, कांस्टेंट है। कैसे पता करेंगे, ऐसा नहीं देखना ए के अंदर टी नहीं है तो डी ए बाई डी टी है तो क्या हो गया, खेल खत्म हो गया, ये कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं। ये चेक करने के साथ साथ एक्सप्लिसिटली इसको बोलते हैं ना, ये चेक करने के साथ साथ आपको इसका पॉइजन ब्रैकेट भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक और सुनो, अगर एक क्वांटिटी ए है जिसका जो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, मतलब डी ए बाई डी टी क्या है, जीरो है, दूसरी डी बी बाई डी टी भी क्या है, जीरो है, मतलब एक और ऐसी क्वांटिटी है जिसका पॉइजन ब्रैकेट क्या है, देखो एक ऐसी क्वांटिटी ए है जिसके लिए डी ए बाई डी टी क्या है, जीरो है, मतलब एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है। ठीक इसी प्रकार एक क्वांटिटी बी और है जिसके लिए डी बी बाई डी टी क्या है, जीरो है, मतलब बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो इनका जो पॉइजन ब्रैकेट होगा उसका भी डी ए बाई डी टी क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ए और बी का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। इसी के साथ अपनी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है यही क्या होती है, फिनिश होती है, ठीक है ना। ये मैंने तुमको पूरी करवा दी। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।